गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ मोनिका करे। आज हम इसी के एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले जो 3 वीडियोस थे उसमें हमने एसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने एसी का जनरेशन पढ़ा था। एसी के जनरेशन के बाद एसी के करंट और वोल्टेज का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा था। और करंट और वोल्टेज निकालने के बाद हमने ये पढ़ा था कि करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू कैसे होती है और क्या होती है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था IRMS क्या होता है, आई एवरेज क्या होता है और VRMS क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है, फुल साइकिल में इनकी वैल्यूज़ क्या होती है और हाफ साइकिल में इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी है। इसके बाद हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जब हमने एसी करंट का समीकरण निकाल लिया, करंट का एसी करंट का समीकरण जो हमने निकाल लिया, मतलब कि हमने IRMS से हमने निकाल चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस करंट का कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर की हम बात करें, वहाँ पे जब हम इस सोर्स को एसी सोर्स को लगा के सप्लाई करते हैं, एसी सोर्स की सप्लाई करते हैं, तो उसमें करंट का, वोल्टेज का और पावर पे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम उसी के सीक्वेंस को आगे करते हुए हम यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं हमारे, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों पे एसी सोर्स अप्लाई करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके करंट पे और उसके वोल्टेज पे, उसकी स्टडी हम करें। इसका पहला पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर एक ऐसा सर्किट हो जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो, कहने का मतलब एक ऐसी डिवाइस हो जो रेजिस्टेंस कैरी करती हो, वो उस अप्लायंस पे जब हम एसी सोर्स सप्लाई करेंगे तो उस पे करंट की वैल्यू क्या होगी और पोटेंशियल की क्या होगी और हमारे पावर की वैल्यू क्या होगी, इसका हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एसी सोर्स है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की बात हम कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। इस तरह के सोर्स में वोल्टेज भी हमेशा चेंज मिलेगा आपको और करंट भी हमेशा चेंज मिलेगा। जब वोल्टेज और करंट दोनों ही चेंज रहेंगे तो पावर की वैल्यू भी हमें चेंज ही मिलेगी, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं गिरी। मगर जब हम तीनों चीज़ हमारे पास चेंज रहेगा तो किसी भी सर्किट में हम कुछ भी चीज़ों को सॉल्व करना या उस सर्किट के एनालिसिस करना है तो हमें किसी एक चीज़ को तो फिक्स मानना पड़ेगा, अजम्पशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जिस चीज़ को फिक्स माना है वो हमने वोल्टेज को फिक्स माना है। हमने ये माना है कि एसी सोर्स अप्लाई है जिसकी वोल्टेज की कुछ वैल्यू हमने फिक्स रखी है, जो कि फिक्स वैल्यू हमारे सामने जो हमने रखी है वो हमने मानी है V=Vm sin ओमेगा टी। इस फिक्स वोल्टेज पे हमें करंट जो इस फिक्स वोल्टेज को किसी हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सप्लाई करें और वहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट की क्या वैल्यू होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम इस वोल्टेज सप्लाई जो हमने एसी वोल्टेज सप्लाई जो हमने सर्किट को दिया है, इसमें हमने इस क्लोज सर्किट में हमने लगाया है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के बाद हमको यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप सभी को पता है कि जितने भी किरचॉफ वोल्टेज किसी बंद परिपथ जितने भी वोल्टेज होते हैं उनका सम होता है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है। और इसमें एक चीज़ उसी का अप्लाई करते हुए हमने इस इक्वेशन को बनाया है। लगाने के लिए हमने ये ज्यूम कर लिया है कि जो हमारा ये बात हमने ज्यूम कर ली कि जो हमारा सोर्स है यहाँ वो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, और जो हमारे पाथ चलने की जो डायरेक्शन है वो भी हमने मान रखा है क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज लेते हुए चले तो हमारी करंट की डायरेक्शन हमने ऊपर यहाँ पे शो की है। करंट हमारा ऊपर की तरफ जो जा रहा है उससे हम जब चलेंगे तो हम चल रहे हैं V माइनस, और जब हमारी करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम होती है तो हम माइनस सिंबल लगाते हुए आगे निकलते हैं। V=- I=0, ये किरचॉफ लॉ से हमने इस चीज़ को बताया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ V=IR, तो हमको पता है कि V क्या है। V= हमारा इस इक्वेशन में V= हमारा है Vm sin ओमेगा टी, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, फॉर्मूले में हम इस चीज़ को रख देंगे। और यहाँ से जब हम I कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा Vm/R sin ओमेगा टी = I। ये हमको इक्वेशन मिल रही है। इसके एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एसी सोर्स सप्लाई करने पे जब हमने वो एसी सोर्स को जो सोर्स हमने सप्लाई किया, मतलब कि उस वोल्टेज को हमने फिक्स लिया हुआ है, उस समय जो हमें करंट की इक्वेशन मिलेगी उस सर्किट में वो मिलेगी Im sin ओमेगा टी। Im आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस सर्किट में करंट की sin ओमेगा टी, और sin ओमेगा टी जो आपका लिखा ओमेगा टी जो लिखा है वो होगा फेज एंगल।
वी एम बाई आर आपका जो होगा इस इक्वेशन में वी एम साइन ओमेगा टी में, यहाँ पे वी एम जो है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, इस क्वांटिटी को हमने कांस्टेंट माना और उस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है आई एम से। उस कांस्टेंट को हमने आई एम से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास जो करंट का इक्वेशन आया प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, वो आपका आ गया आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। जब हमको ये दोनों इक्वेशंस मिल गए, मतलब एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें वोल्टेज और करंट दोनों के इक्वेशन मिल गए, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे फेज़ डिफरेंस। क्या इन दोनों के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस है? तो अब हम यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशन को करेंगे कंपेयर, मतलब इस वाले को और इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते समय हम देख रहे हैं कि v इक्वल्स टू जो हमको मिला है, जो हमने कांस्टेंट की इक्वेशन माना हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी, और जिस करंट के इक्वेशन को हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में निकाला है वो हमें मिला है I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इसमें देखते हैं क्या, जो साइन के साथ जो साइन के साथ टर्म्स लगा, मतलब ओमेगा टी, करंट वाले में भी साइन के साथ जो टर्म्स लगा ओमेगा टी, फेज़ एंगल, इन दोनों के फेज़ एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम जानते हैं कि फेज़र, अगर हमको फेज़ डिफरेंस निकालना है तो हम लिखते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास फेज़ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज़ ऑफ वोल्टेज, मतलब फेज़ ऑफ वोल्टेज का फेज़ क्या हमको मिला, वोल्टेज का फेज़ एंगल हमको मिला ओमेगा टी, फेज़ ऑफ वोल्टेज ये हो गया ओमेगा टी। और दूसरे वाले में भी हम देखते हैं फेज़ ऑफ करंट में भी वो एंगल हमको मिला है कितना, ओमेगा टी फेज़ एंगल। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है जीरो वैल्यू मिली। यहाँ से जो चीज़ हमको मिली वो हमको पता चली कि जो हमारा फेज़ डिफरेंस होना चाहिए, फेज़ डिफरेंस जो होगा हमारा किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो हमारा फेज़ डिफरेंस मिलेगा, फेज़ डिफरेंस जो हमको मिलेगा वो हमको टोटली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखा गया कि हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज़ डिफरेंस हम पा रहे हैं वो हम पा रहे हैं 0। जब हम फेज़ डिफरेंस 0 पा रहे हैं तो अब हमारे पास ये बात आती है कि हम इसका फेज़र डायग्राम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इस पर्टिकुलर थ्योरी में कॉन्सेप्ट हमारा जो आ गया आता है नेक्स्ट, वो आता है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि फेज़र डायग्राम उन क्वांटिटीज़ का बनता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इस दोनों इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमको इन दोनों इक्वेशन में जो फिक्स वैल्यू मिलेगी वो ये होगी v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो हमने ये पहले ही आपको बता रखा, फेज़र डायग्राम बनाने के लिए हमेशा हमें फिक्स वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हम अल्टरनेटिंग वैल्यू की फेज़र डायग्राम नहीं बनाते। तो इस इक्वेशन में जो चीज़ हमको फिक्स मिलने वाली है वो हमको मिलने वाली है वी एम, और करंट के इक्वेशन जो हमको चीज़ फिक्स मिलने वाली है वो हमको मिलने वाली है आई एम। इसका मतलब ये होगा हम फेज़र डायग्राम मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू का बनाते हैं और मैक्सिमम करंट की वैल्यू का बनाते हैं। अब हम प्लॉट करते हैं, अब हम फेज़र डायग्राम प्लॉट करते हैं। फेज़र डायग्राम इसका कैसे बनेगा, फेज़र डायग्राम के अनुसार हमें एक चीज़ कॉन्स्टेंटली चाहिए और हमको टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाना। टाइम का जो हम ग्राफ इसका बना रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि हमें जो फिक्स वैल्यू मिल रही थी वो वोल्टेज की मिल रही थी। हमने वोल्टेज की प्लॉटिंग की, वोल्टेज की प्लॉटिंग इसलिए की, वोल्टेज को कहीं ना कहीं हमने पहले ही फिक्स मान भी चुके हैं कि वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज से काम कर रहा है। उसकी फिक्स वैल्यू होगी वी एम जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी हमने प्लॉटिंग यहाँ पे की वी एम की हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की। इसके बाद वी एम की प्लॉट करने के बाद हम इस वी एम के 2 कंपोनेंट्स ले लेंगे। जैसे फेज़र डायग्राम एक तरीके से आपका वेक्टर सम होता है, वेक्टर का सम होता है, इसलिए इस कंपोनेंट के हम ये जो लाइन है आई कोस ये वाली वी एम वाली, इसके हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ चला आएगा जो कि हो जाएगा वी एम कॉस ओमेगा टी, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ चला आएगा जो आपका हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। ये दोनों ही कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिलेंगे, और ये दोनों कंपोनेंट जो हमको इस फिगर के मिलेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया जाए। यहाँ पे जो वी एम साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो हमने ग्राफ अभी प्लॉट किया है वी एम का,
ये जो ग्राफ प्लॉटिंग हुई, इस वी एम के दोनों कंपोनेंट को हमने तोड़ दिया। इस एक में वी एम कॉस ओमेगा टी में और एक वी एम साइन ओमेगा टी। इसके तोड़ने का जो इसको कंपोनेंट को जो डिवाइड किया गया है वो वेक्टर सम्स की तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तरीके का फेज़र डायग्राम, एक तरीके का वेक्टर सम ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो चीज़ है वी एम कॉस ओमेगा टी, उसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू की तरफ हम चलते हैं। और जो वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारा कहलाता है इंस्टैंटेनियस वैल्यू। मतलब ये प्रेजेंटेशन वाली लाइन जो है वाई एक्सिस पे वो वी को रिप्रेजेंट करेगी, वी एम साइन ओमेगा टी को, इंस्टैंटेनियस वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि जो हमारा जो फिगर हमने यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी की बनाई है, अगर हम उसी चीज़ को यहाँ पे यूँ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल शो कर रहा है एक तरीके का, जो कि वेक्टर सम से ही आया हुआ है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फेज़र रिप्रेजेंटेशन। फेज़र रिप्रेजेंटेशन को और आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको एक कॉन्स्ट उसमें रखते हैं। अब हमने ये देखा कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था इसका वी एम का, वो जो रिप्रेजेंटेशन हमने वी एम का यहाँ पे किया हुआ था, वी एम इसी रिप्रेजेंटेशन में हम आई का भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमको कोई फेस एंगल नहीं उसका भी मिल रहा था, हमको सेम फेस एंगल पे हम काम किए, तो हम आई की भी रिप्रेजेंटेशन इसी डायरेक्शन में करेंगे और आई के भी कंपोनेंट उसी तरह के होंगे जैसे इनके जैसे वी एम के हमने किए थे। आई का भी कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा आपका आई एम कॉस ओमेगा टी, और इधर की तरफ हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, सेम तरीके का होंगे। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आपका फेज़र डायग्राम को हो गया। इसी चीज़ को और सिंपल तरीके से फेज़र डायग्राम बनाने के लिए हम प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट का फेज़र डायग्राम, क्योंकि दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं पाया गया था, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वी एम और आई एम। ये सिंपल तरीके से रिप्रेजेंटेशन है फेज़र डायग्राम का। जो कभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है फेज़र डायग्राम का वी एम और आई एम। इस पे आई एम की वैल्यू क्यों हम वी एम से छोटी दिखा रहे हैं, क्योंकि फेज़र डायग्राम में फेज डिफरेंस तो हमको प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं मिला था, मगर जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज की वैल्यू से हमेशा करंट की वैल्यू कम आएगी। इस वजह से करंट के एरो को हमने छोटा दिखाया है और वोल्टेज के एरो को हमने बड़ा दिखाया है। ये रिप्रेजेंटेशन आपका फेज़र डायग्राम का हो गया। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे हमने आपको ये चीज़ बता दी है फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है हमने। उसके बाद वेव डायग्राम ऑफ द प्योर रिसेप्टिव। अच्छा, इसी सर्किट का वेव डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने एक चीज़ इसमें फिक्स जो लेके चल रहे हैं हम इसको, वो है V = VM sin ओमेगा टी। इस चीज़ को हम फिक्स लेके चल रहे हैं, हमने माना है कि वोल्टेज हमारा फिक्स्ड है। इसमें एक चीज़ आया साइन ओमेगा टी, मतलब कि हमको साइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। साइन के ग्राफ को हमने यूँ रिप्रेजेंट किया, ये हो गया आपका साइन का ग्राफ। इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ आपको देखना है कि ये हमने जो प्रेजेंट किया है वो वोल्टेज का ग्राफ है वी का, जो कि वी एम साइन ओमेगा टी है। इसके बाद क्योंकि हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं मिला था और हमारी करंट की वैल्यू भी सेम ही फेज से जब जा रही थी, तो हमने एक चीज़ और किया कि जिस करंट का जो करंट की जो वोल्टेज में और करंट में कोई डिफरेंस ना मिलने की वजह से, फेज डिफरेंस ना मिलने की वजह से ये भी सेम ही तरीके की बनेगी, करंट की भी ग्राफ सेम ही तरीके का बनेगा और सेम ही जगह से स्टार्ट होगा। बस इसकी वैल्यू में थोड़ा सा कमी होगा, मतलब कि जो वोल्टेज की वैल्यू उससे ये कम वैल्यू पे रहेगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ बनाएंगे। ये चीज़ हो गई आपकी करंट का ग्राफ हो गया। एक चीज़ और इसमें क्या करें कि यहाँ पे जो वीएम होगा वो ये होगा, वीएम पीक वैल्यू आपकी होगी। और छोटे वाले जो हम करंट की बात करें तो करंट की जो वैल्यू होगी उसमें यही होगा, इसको आईएम रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ में शो किया गया है। नीचे वाले में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्योंकि फेज डिफरेंस ना होने की वजह से सेम ही जाएगा, बस करंट की वैल्यू थोड़ी सी वोल्टेज से कम होगी, जिसको डॉट से नीचे करके दिखा दिया गया है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें करंट क्या मिलती है, हमें वोल्टेज क्या मिलती है, उनमें फेज डिफरेंस कितना आता है और उसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है और उसका वेव फॉर्म कैसे बनता है। क्विकली हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में AC सोर्स सप्लाई करने पर मिली।
एसी सोर्स अप्लाई करने पे हमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो चीज़ें मिली हैं वो हमको मिली है V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का इक्वेशन, और करंट का इक्वेशन हमको इसमें मिला है I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस हमें इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए फेज डिफरेंस हमको कितना मिला है, 0। फेज डिफरेंस हमें 0 मिला है। और पावर हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर भी हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमको इसमें मिली हैं। वेव फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम, ये दोनों ही आपको बता दिया गया है। तो ये दोनों इतनी चीज़ें हमें मिली, मतलब एक सर्किट पढ़ने के लिए हमें 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। वोल्टेज, उसका वोल्टेज क्या आएगा, उसका करंट क्या आएगा, उसका फेज़ डिफरेंस क्या आएगा, उसका पावर क्या आएगा, और उसका फेज़र डायग्राम कैसा बनेगा, और उसका वेव डायग्राम कैसा बनेगा। ये 6 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है एक सर्किट पढ़ने के लिए। तो अभी तक जिस चीज़ सर्किट को हम लोगों ने स्टडी की वो था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे थे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ऐसा सर्किट जो ऐसी कोई डिवाइस जिसमें प्योरली इंडक्टर लगा हो, उसमें हम अगर एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है करंट पे, वोल्टेज पे, फेज़ डिफरेंस पे, फेज़र एंगल पे और पावर पे क्या डिफरेंस करता है, उसके वेव प्लॉटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया हुआ है एसी सोर्स अप्लाई जिस पे हमने किया, और हमने ये माना है कि जो एसी सोर्स अप्लाई हम दे रहे हैं वो V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, कॉन्स्टेंटली वोल्टेज को हमने कांस्टेंट मानते हुए ये सप्लाई दी है, और इसमें हम करंट क्या आएगी उसको स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक वही चीज़ हमने किरचॉफ लॉ यहाँ पे भी लगाया हुआ है। किरचॉफ लॉ लगाने पे आपको जो चीज़ मिलेगी वो आपको ये मिलेगा कि V इक्वल्स टू माइनस आई एल इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। अब क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट में हम जानते हैं कि जो वहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, करंट का, अगर इंडक्टिव सर्किट में है तो हम वहाँ पे फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करके ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको आगे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे इस जगह पे तो V इक्वल्स टू माइनस आई एल इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू आई एल, यहाँ पे अब हम रिप्रेजेंटेशन जो लिए हैं वो फैराडेज लॉ के अनुसार लिए हैं। फैराडे लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी हो जाता है। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह करते हैं इंडक्टर में। तो यहाँ से हमको जो इक्वेशंस मिल के आएगा V बाई एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी मिलेगा। V बाई एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी हमको यहाँ से मिल रहा है। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम इस चीज़ को जब आगे लेके चलेंगे तो हमें चाहिए करंट की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन से करंट की वैल्यू जो निकालेंगे डी आई इक्वल्स टू हम लोग निकाल लेंगे V बाई एल डी टी। अब V बाई एल डी टी, अभी जो हमको इक्वेशन ये मिल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए हम जान रहे हैं कि जब हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमको एक टाइम लिमिट के साथ चलना होता है, तो इस सर्किट के में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने की वजह से हमको करंट की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल रही है आई इक्वल्स टू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू हमको करंट की मिल रही है। इस लास्ट इक्वेशन के बाद जो हमको वैल्यू मिल रही है आई इक्वल्स टू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी मिल रही है। अब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा है जो इक्वेशन हमको इसमें मिल रहा है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमें करंट मिल रहा है वो मिल रहा है आई इक्वल्स टू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक दूसरे इनको कंपेयर किया तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो इसमें फेज़ एंगल है, मतलब कि ये जो हमारा है ओमेगा टी, साइन के साथ लगा हुआ टर्म, जितना भी टर्म होगा वो सारे फेज़ एंगल कहलाएंगे। तो साइन के साथ जो लगा है टर्म ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे हमें साइन के साथ जो टर्म लगा ओमेगा टी वोल्टेज में वो फेज़ एंगल, और करंट वाले इक्वेशन में जो साइन के साथ जो टर्म लगा है ओमेगा टी वो फेज़ एंगल, दोनों ही सेम है। मगर अब हमें चीज़ क्या जो डिफरेंट मिल रही है वो मिल रही है कि जो हमारा V वोल्टेज का इक्वेशन है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, उसमें
उसमें साइन ओमेगा टी जो हमारा इक्वेशन है उसमें हमारा साइन का फंक्शन मिल रहा है, और जो हम करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें हमें कॉस का फंक्शन मिल रहा है। मतलब अब हम जब हमको कोई चीज़ करनी है, दोनों क्वांटिटी को हमको पहले सेम करना पड़ता है। तो हमारा एंगल यहाँ पे सेम भले आ गया हो, मगर अभी हमारी क्वांटिटी सेम नहीं हुई है। इसको सेम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉस ओमेगा टी है इसको हम साइन के टर्म्स में चेंज करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली, यहाँ पे देखिए, जहाँ इक्वेशन नंबर 3 जहाँ लिखा हुआ है, मैं इक्वेशन नंबर 3 को साइन के रूप में बदलने पर, अब हमने जब इसको साइन के रूप में बदला है तो जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी जो हमारी क्वांटिटी है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, उसको पॉजिटिव ही लेके चलना। पॉजिटिव लेने के लिए हमने किया है कि आई इक्वल्स टू माइनस आई एम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, या हम इसको प्लस पाई बाई 2 माइनस प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी कर सकते थे, मगर हम उस कंडीशन में जब हम इसको प्लस पाई बाई 2 इस चीज़ को हम अगर यही लिख देते कि साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, इस चीज़ को हम इस तरह लिखते तो ये क्वांटिटी हमारी जो आती वो निगेटिव आती। निगेटिव आने के सेंस से मतलब है कि जो ओमेगा टी की वैल्यू है वो निगेटिव हमारी आ जाती। ओमेगा टी की वैल्यू निगेटिव ना आए इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है कि आई इक्वल्स टू माइनस आई एम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस ओमेगा टी क्योंकि एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है आपका कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी फार्मूले का हमने यूज़ यहाँ पे किया और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको हल किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा, जो आएगा आपका पॉजिटिवली, मतलब कि ओमेगा की वैल्यू हमारी पॉजिटिवली आ जाएगी। तो अब हमें जो इक्वेशन मिला ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट का अगर करंट का इक्वेशन जो हमें मिला वो लास्ट इक्वेशन हमको मिला आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हम कंपेयर दोबारा से इसको करेंगे और देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या हमको मिलता है। हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट का इक्वेशन अब हमको मिला है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वो मिला आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब दोनों का कंपेयर करके अगर आप देखेंगे दोनों के में जो चीज़ हमको डिफरेंट में मिल रही है वो हमको मिल रही है फेस एंगल। दोनों के फेस एंगल में डिफरेंस मिल रहा है। वोल्टेज के फेस एंगल को अगर हम देखें तो वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा टी है आपका वो हमें मिल रहा है, और हम करंट के इक्वेशन को देखते हैं तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में हमको पाई बाई 2 अधिक मिल रहा है, पाई बाई 2 अधिक मिल। अब ये चीज़ क्या है, पाई बाई 2 के पहले लगा है माइनस। माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का इस इक्वेशन में ये मतलब हुआ कि जो करंट की वैल्यू है हमारी, जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है उससे पाई बाई 2 डिग्री पीछे चल रही है। पीछे इसलिए पता चल रही है कि आप देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब कि जो वैल्यू ओमेगा की आएगी उससे कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, उस किसी चीज़ में किसी चीज़ को हम घटा रहे तो हम पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो अब हमको जो फेज़र डायग्राम इस चीज़ का बनाना होगा वो इसी बेसिस पे बनाना होगा। अब हम प्लॉट करते हैं फेज़र डायग्राम। हमने आपको पहले ही बताया है कि फेज़र डायग्राम बनाने के लिए हम फिक्स वैल्यू को लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू जो आपकी मानी वो है वी एम। हमने वी एम इसको माना है, वी एम हमारा ओमेगा टी रोटेशन पे है। अब जैसा कि इसका इक्वेशन था इसका वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट था आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 हमारी करंट जो है वो क्या कर रही है, वोल्टेज से पीछे चल रही है। वोल्टेज से जब पीछे चल रही है तो कितनी चल रही है, 90 डिग्री पीछे चल रही है। 90 डिग्री तो पहले हम जो हम करंट की प्लॉटिंग जब करेंगे तो पहले तो करंट ओमेगा टी चली, अब इस वोल्टेज से ये कितनी पीछे चल गई, 90 डिग्री। तो आई एम हमारा जो आ जाएगा करंट वो 90 डिग्री इससे पीछे चल रहा है। ये आपका शो हो गया कि हमारा जो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही है। ये हुआ आपका कंप्लीट फेज़र डायग्राम। इस फेज़र डायग्राम को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरह लिखते हैं, आई एम और वी एम।
ये हो गया सिंपल रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को आप अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, जो हमारी करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ ही है, 90 डिग्री पीछे की तरफ चली। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ प्योरली इंडक्टिव सर्किट के फेज़र डायग्राम का। अब हम यहाँ पे वेव डायग्राम की बात करेंगे कि वेव डायग्राम हमारा कैसा बनेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, क्योंकि हम अभी हमको पता चल गया है कि जो हमारी करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ चलेगी। तो जो हम वेव डायग्राम की प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको जो चीज़ ध्यान देनी है कि जिसको हमने कॉन्स्टेंटली मान रखा है v = Vm sin ओमेगा t में, हम साइन का ग्राफ खींचते हैं, अब हमको करंट ये हो गया v, जो कि आपका है v = Vm sin ओमेगा t, ये इसका आपका ग्राफ हो गया। इसके बाद अब हम जो करंट को हमको खींचना है, तो अब हमारे दिमाग में फेज डिफरेंस आना चाहिए कि हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का में करंट का फेज डिफरेंस कितना आता है वोल्टेज से आता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कैसा आता है, 90 डिग्री हमारी चलती है पीछे की तरफ, करंट हमारी 90 डिग्री पीछे चलती है वोल्टेज से। तो उस चीज़ को प्लॉट करेंगे हम, और यहाँ पे ये बनेगा आपका करंट का डायग्राम। यूँ करंट आपकी चलेगी, ये हो गई आपकी करंट जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही है। करंट Im = sin ओमेगा t माइनस π/2। ये आपका करंट का डायग्राम बन गया। वोल्टेज ये आपका पूरा डायग्राम बन गया आपका वोल्टेज का और करंट का एज अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम पावर की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हम हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जाहिर सी बात है कि हमें वोल्टेज भी जो मिलेगी वो अल्टरनेटिंग ही मिलेगी, क्योंकि हम अभी तक हम इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज भी वेरिएबल हो रहा और हमारा करंट भी। मगर कि इस सर्किट में हमने वोल्टेज को माना है कि कांस्टेंट है, तो उसी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो हमने करंट का वोल्टेज का इक्वेशन निकाला हुआ है उसको हम पावर के इक्वेशन में रखेंगे। पावर का इक्वेशन यहाँ पे रखने से पहले एक चीज़ बताया जाए कि यहाँ पे जो पावर आप यूज़ करें वो अपैरेंस पावर यूज़ करें, मतलब कि आभासी मान, एक ऐसा मान जिसकी बस हम कल्पना कर रहे हैं कि वो इतना होगा एज अ जो हमारे पास इक्वेशन आया है पावर का, करंट का और वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जो हमको वोल्टेज जो हमने फिक्स मानी थी जो Vm sin ओमेगा t, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और जो हमने करंट निकाली है उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो ये वो हमने यहाँ पे रख दी। इन दोनों को हल करने पे हमको एक इक्वेशन जो मिलता है पावर का वो मिलता है P = Vm/2 sin 2 ओमेगा t। ये हमको मिलता है पावर का लास्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपने एक चीज़ कंसीडर करने वाली है माइनस हमारा ये शो करेगा कि कब करंट हमारी कब लैग हो रही है कब लीड हो रही है, जिसे करने के लिए हम t की वैल्यू बार बार चेंज करते रहेंगे। t की वैल्यू क्योंकि टाइम ओरिएंटेड फंक्शन हमारा बन गया, तो हमारी जाहिर सी बात है कि t हमेशा चेंज होता रहेगा। तो t की जिस वैल्यू जैसे वैल्यू हम रखेंगे वैसे वैसे हमको इसका पावर का इक्वेशन मिलता रहेगा, पावर का मान मिलता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पे होते हैं, जो ग्राफ प्लॉटिंग है यहाँ पे हमारी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर करंट एंड वोल्टेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अभी तक हमने आपको करंट और वोल्टेज का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। अब हम आपको पावर का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। पावर के ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को आप बहुत ध्यान से देखिए तो पावर हमको स्टार्टिंग में निगेटिव की तरफ मिल रही है, निगेटिव की तरफ जो पावर हमको मिल रही है उस समय हमारी जो करंट वोल्टेज की वैल्यू वो मैक्सिमम और करंट की वैल्यू उसी टाइम पे 0 है। आप बहुत ध्यान से देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम है और करंट की उस समय 0 वैल्यू है, जब हमको पावर मिनिमम में मैक्सिमम मिल रही है, जब हमको पावर मिनिमम में मैक्सिमम मिल रही है। इसको और बढ़ाते चले जाएंगे तो हम देखेंगे जब हमारी वोल्टेज 0 हो रही है, वोल्टेज जब हमारा 0 हो रहा है और करंट हमारा मैक्सिमम हो रहा है, उस समय पावर हमको मैक्सिमम मिल रही है। तो हमारे देखने में हमको ये आया कि जब स्टार्ट में करंट हमारी 0 रहती है, वोल्टेज जब हम मैक्सिमम दिए रहते हैं उस समय पावर हमको निगेटिव में मैक्सिमम मिलती है, और जब हम वोल्टेज की वैल्यू को 0 होती है हमारी और करंट हमारी मैक्सिमम होती है, उस समय पॉजिटिव में पावर भी हमारी मैक्सिमम होती है। ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया पावर का, वोल्टेज और करंट में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकल
सिंबल, वो रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद ही हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब हम कोई एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज पे, करंट पे, पावर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके फेज़र डायग्राम, उनके वेव डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। एक बार हम क्विकली रिव्यू इसको कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हम क्विकली कि कैसे रिप्रेजेंट हो गई है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें वोल्टेज जो मिल रहा है वो V = VM sin ω t मिल रहा है। जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो हमें करंट मिल रही है वो हमको मिल रही है Im sin ω t - π/2। और यहाँ पे हमें जो ये हमारा वोल्टेज का हो गया और ये करंट, और यहाँ पे हमें जो पावर मिल रही है वो हमको मिल रही है P = -VM Im/2 sin 2ω t। और इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसका फेज़र डायग्राम हमने देख लिया। यहाँ पे जो हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, जो हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है π/2 लैग। मतलब कि करंट हमारी यहाँ पे जो हमको फेज डिफरेंस मिला है वो मिला है हमको, फेज डिफरेंस जो हमें मिला है वो हमें यहाँ पे मिला है π/2 का लैग। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी वोल्टेज होगी वो करंट से 90 डिग्री आगे होगी, या हम ये कह सकते हैं जो हमारी करंट होगी वो हमारी वोल्टेज से क्या होगी, 90 डिग्री पीछे होगी। फेज डिफरेंस को एक बार और देख लेते हैं। जो हमें फेज डिफरेंस यहाँ पे मिला है वो हमको मिला है π/2 का, π/2 का लैग मिला हुआ है, जिसका ये मतलब है कि जो हमारा करंट जो हमारा होगा वो वोल्टेज से क्या होगा, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ चलेगा। मतलब कि 90 डिग्री पीछे की तरफ वोल्टेज से चलेगा। और अगर हम उल्टा सोचें तो हमारी वोल्टेज जो होगी वो करंट से 90 डिग्री आगे की तरफ चलेगी। ये दोनों चीज़ें हमको क्लियर हो गई। इसके बाद हमको फेज़र डायग्राम जो हमको इसका मिला है वो हमको इस तरह रिप्रेजेंट करना है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज़र डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट वो ये हो जाएगा आपका Im और VM 90 डिग्री। हमने यहाँ पे शो भी कर दिया है कि 90 डिग्री आपका करंट वोल्टेज से पीछे है। इसके साथ ही हमको यहाँ पे वेव डायग्राम मिला है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये 6 पॉइंट जो हमारे थे प्योरली इंडक्टिव सर्किट के उसको भी क्लियर कर दिया गया, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के उसको भी क्लियर कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट सर्किट पे चलते हैं जो कि है हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कि शुद्ध संधारिकी परिपथ। इसको हम इसमें भी सेम चीज़ आपको करनी है, जैसा कि हमने स्टार्ट से ही बताया है कि ये प्योरली इसमें कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमको किरचॉफ लॉ फॉलो करना है। उसके साथ साथ ही हमको सारी चीज़ों को देखना है कि क्या लैग हो रहा है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या कैपेसिटिव या इंडक्टिव में हमको फेज डिफरेंस के बारे में जानना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन का पूरे फंक्शन की पूरी बेस इसमें है फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस और फेज़र डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, हम इस चीज़ को अगर समझ जा रहे हैं तो हम पूरी सर्किट में सब चीज़ें समझ जाएंगे। ये हमारा जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है इसको में भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर हमको मिलता है V = -Q/C। यहाँ से हम निकाल लेंगे Q, जो कि Q हमारा क्या होगा, चार्ज है। चार्ज को हम निकाल लें C = VM sin ω t। और क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा करंट होता है I क्या होता है dQ/dt एट द इंस्टेंटेनियस टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो चार्ज हमको मिलता है वो dQ/dt के टर्म्स में हम करंट इस तरह निकालते हैं। इसको हम क्या करेंगे, चार्ज जहाँ पे हमारा Q लिखा हुआ है इस पोजीशन पे हम ये वैल्यू रख देंगे CVM sin ω/dt। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू जो मिल के आएगी वो मिल के हमको आती है डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये I = Im cos ω t। सेम चीज़ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा sin ω t और यहाँ पे cos ω t का फंक्शन आ रहा है। तो कंपेयर करने के लिए अभी भी हमको वही चीज़ करनी है, दोनों ही क्वांटिटी को हमको सेम करना होगा। सेम करने के लिए हमको cos को sin के टर्म में चेंज करना होगा बिहाफ पे, कि यहाँ पे हम sin π/2 - ω t
और साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में से कौन सा लेंगे, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हम लेते हैं तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ ये क्रिएट हो जाएगी कि जो ओमेगा टी यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो देखिए माइनस में दिख रहा है, क्योंकि हमको माइनस में फंक्शन ओमेगा टी का नहीं लेना है, इस वजह से हम यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लेंगे। इसी फंक्शन को आगे लेते हुए हम जब चलते हैं तो यहाँ पे हमको यहाँ इसी फंक्शन को जो हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, इस फंक्शन को जो हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ को इक्वेशन हमको मिल जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। मतलब कि हमको यहाँ पे वोल्टेज जो करंट का इक्वेशन जो मिला वो ये मिला कि जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो वोल्टेज हमको मिल जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी और करंट हमें मिल जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता था, इसी इक्वेशन में करंट के इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे माइनस पाई बाई 2 होता था, लैग करता था। और यहाँ पे हम करंट के इक्वेशन को देख लें प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज से करंट हमारी कितनी डिग्री से लीड कर रही है, 90 डिग्री से लीड की तरफ जा रही है, लीड की तरफ जा रही है। अब हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम हम इसको बनाएंगे, जैसे कि हमने आपको कहा फेज़र डायग्राम हमेशा फिक्स क्वांटिटी का बनता है। हमने वी एम को फिक्स लिया हुआ है, वी एम हमने प्लॉट किया, वी एम को हमने प्लॉट किया और ओमेगा टी। अब करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, 90 डिग्री लीड कर रही है तो हम आई की तरफ देखेंगे, इसका ये 90 डिग्री बना करंट का, ये हो गई आई एम, ये हमारी वोल्टेज से लीड कंडीशन दिखा दी गई है। ये हमारा टोटल फेज़र डायग्राम बना। अब इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये है कि सिंपली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, वी एम आई एम। ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के फेज़र डायग्राम का। फेज़र डायग्राम का ये रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ ही आप वेव डायग्राम पे आएंगे। वेव डायग्राम पे क्या 90 डिग्री लीड कर रही है, तो वेव डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में हम वही करेंगे, हम साइन का ग्राफ दिखाएंगे। और अब हमको क्योंकि हमारी करंट 90 डिग्री वोल्टेज से लीड कर रही है, मतलब कि ऊपर की तरफ से चलेगी, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया साइन के ग्राफ का। ये आपका हो गया करंट और ये आपका हो गया वोल्टेज का ग्राफ। दोनों के रिप्रेजेंटेशन को आपको बता दिया गया। आई मैक्सिमम क्या होता है, वी मैक्सिमम क्या होता है, ये भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी चीज़ को आगे करते हुए हम अब बढ़ेंगे पावर की तरफ। पावर हमारा क्या आएगा, P इक्वल्स टू वी आई। सेम एक इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने पे जो हमको पावर का एक लास्ट हमें जो पावर मिलेगी वहाँ पे देखने का वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। एक चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है, जो हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट था वहाँ पे पावर हमको माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी मिला था। वहाँ पे ये फंक्शन जो हमको मिला प्योरली इंडक्टिव में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ मिला था। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब आएगा यही चीज़ हमको पॉजिटिव मिलेगी। अब हम यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे पावर का ग्राफ का। पावर का ग्राफ का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारे ये वोल्टेज भी मिनिमम हो रहा है और हमारी वोल्टेज भी हमारा जीरो चल रहा है, करंट भी हमारी जीरो चल रही है, उस समय पावर हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। और जब हम नीचे की तरफ ध्यान दें, जब हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हुआ है, वोल्टेज ही मैक्सिमम हुआ है और हमारा करंट भी मिनिमम में मैक्सिमम हो रहा है, उसमें पावर हमको निगेटिव मिल रही है। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ध्यान से देखने पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी। इसके बाद ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हुआ पावर का। इसी साथ ही हम इस लेक्चर में क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक पावर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमें क्या क्या चीज़ें जान गए हैं। हमने देख लिया कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज हमको मिलता है वी एम साइन ओमेगा टी और आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन मिलता है। और इस साथ ही पावर का इक्वेशन हमको मिलता है प्योरली इन कैपेसिटिव सर्किट में वी एम आई एम साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ये हमको मिलता है। और इसी साथ ही फेज डिफरेंस जो हमको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मिलता है वो हमको मिलता है फेज डिफरेंस मिलता है हमको पाई बाई 2 प्लस का, जिसका मतलब है लैगिंग कंडीशन जिसका मतलब है लीडिंग कंडीशन, जिसका मतलब ये है कि
जो फेज डिफरेंस हमें मिल रहा है वो हमको मिल रहा है π/2 का, इसमें लीडिंग कंडीशन के साथ ये मिल रहा है। लीडिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि जो वोल्टेज है वो कम होगा करंट से, ठीक। जो वोल्टेज है वो करंट से कम होगा, और कितना कम होगा, 90 डिग्री पीछे चलेगा। 90 डिग्री वोल्टेज हमारा पीछे चलेगा, या हम ये भी कर सकते हैं जो करंट है वो हमारी लीड करेगी वोल्टेज को 90 डिग्री से। ये दोनों बातें ये कही जा सकती हैं। और इसके साथ ही हमको वेव डायग्राम भी इसका पता चल गया है, क्योंकि वेव डायग्राम में पावर करंट और वोल्टेज का वेव डायग्राम भी हमने सीख लिया है कैसे बनेगा। इसके साथ एक टर्म आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी, वो है आपका प्योरली जो टर्म है हमको आप लोग को यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, एक आएगा वो आएगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई कुछ खास नहीं है, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम हमारा करंट को कंट्रोल करना है, उसी तरह ये भी करंट को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो एक टर्म्स आपको मिला है वो आपको मिलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, जो कि हमारा होता है I = Vm/XL। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है, Im = यहाँ पे हमने एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे एक टर्म आपको मिल रहा है, ये I = Vm/ωL ये टर्म मिला। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R होता है, यही होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्वांटिटी जो R है वो कुछ इस तरह के है, कुछ इस तरीके से लग रही है, मतलब कि एक तरीके के रेजिस्टेंस ही हुआ, जैसा काम रेजिस्टेंस कर रहा है वैसे ही काम VL भी करेगा। इस ωL को हम लिखते हैं क्या, XL, और इस XL को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इस चीज़ को बोला जाता है, जिसको हिंदी में प्रतिबाधा भी बोलते हैं, प्रतिबाधा भी बोला जाता है हिंदी में। तो इसका काम क्या है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का जो काम था कि करंट को कंट्रोल करना सर्किट में, हाँ, उसी तरह इसका भी काम है, ये करंट को कंट्रोल करना, एक तरीके का कंट्रोल करना ही करता है ये भी। और इसको हम क्योंकि हम ऐसे सर्किट पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स हमें नए मिलेंगे, उस चीज़ को हम बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एक्सल, मतलब कि प्योर, जिसको कि हम बोल देते हैं एक्सल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो एक्सल इसका रिप्रेजेंटेशन, और इसका नाम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है, और जो कि वर्क हमारे रेजिस्टेंस की तरह ही करता है। तो एक नया टर्म हमारे सामने यहाँ पे एक आया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ωL। इसी के साथ ही एक यहाँ पे भी एक टर्म हमको सेम इसी तरीके का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक टर्म आपको मिलेगा। यहाँ पे एक टर्म हमको मिल रहा है I जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है Cω, C लिखा है, C के साथ CVM लिखा हुआ है, CVM जहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम कंपेयर करें, फिर हम ओम्स लॉ की तरह कंपेयर करें, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरह की क्वांटिटी चाहिए, V/R, इस तरह की क्वांटिटी हमको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चाहिए। मगर हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी मिल रही है वो मल्टीप्लाई में मिल रही है, जिसको हम रिप्रेजेंट थोड़ा सा चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको, तो इसको हम इस तरह लिख सकते कि ये Cω है, इसको अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो Cω को हम चेंज किस तरह करेंगे। अगर हम इस तरह कर दें कि I = Vm/1/Cω, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, यही चीज़ हमको मिलेगी। चीज़ हमको इस तरह कैसे मिलेगी, वो इस तरह हमको मिलेगी कि हम अगर ऐसे लिखते हैं, जैसे 3/2/3, अगर हम इसको ये इस तरह की क्वांटिटी, अगर हम इस चीज़ को इस तरह भी तो लिखा जा सकता है 1/2/3, ये चीज़ यहाँ जा सकती है और ये चीज़ यहाँ जा सकती है, इस तरह का रिप्लेसमेंट हो सकता है। उसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पे भी किया है। ये रिप्लेसमेंट इस तरह हो जाएगा, I =
एम सी ओमेगा। अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन 1/c ओमेगा, तो ये सी ओमेगा आपका अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे ही जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो फिर हमें यही क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो हमारी आएगी आई इक्वल्स टू सी ओमेगा, ये आपकी कहलाई क्या, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, इसको एक्सी से डिनोट करते हैं, और ये कहलाएगी आपकी कैपेसिटी इंडक्टेंस। और जैसे कि हम आपको बताएं कि ओम लॉ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही हमको दिख रहा है, तो वर्क उसका उसी तरह होता है कि रेजिस्टेंस की तरह ये भी काम करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने का, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ये भी जो हमारा मिलता है एक नया टर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी करंट को कंट्रोल करने का ही काम करता है। क्योंकि हम एसी सर्किट पढ़ रहे तो यहाँ पे एक नया टर्म हमको मिला, जो नया टर्म हमको मिला वो हमको मिला एक एक्सएल और एक्ससी। ये एक और नई चीज़ हमारे सामने आई है जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और इसकी होती है 1/ओमेगा c। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि सेम एज अ लाइक और रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इस वीडियो में आपका ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी सोर्स लगाने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंप्लीट कर दिया गया है।